हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहले कथन में है कि अगस्त काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन का विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा उसे विचारण की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया, धर्म संबंधी, परभौतिक तथा वैज्ञानिक। और पॉइंट नंबर 2 है कि हर्बर्ट स्पेंसर के विकास सिद्धांत के अनुसार मानव समाज बर्बर से सभ्य विकसित होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। बर्बर से जो है सभ्य, बर्बर से सभ्य का जो वर्गीकरण है इसे मार्गन का है। यह किसका है? यह मार्गन का है। जबकि स्पेंसर ने समाजों के 4 प्रकार बताए हैं, जैसे सरल समाज, जटिल समाज, द्विगुणिक जटिल समाज और त्रिगुणिक जटिल समाज। स्पेंसर ने समाजों के अतिरिक्त एकीकरण की सीमाओं के आधार पर समाजों के प्रकार बताए हैं। इस दृश्य से सैनिकवादी समाज और औद्योगिक समाज की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए एक एक कूटात्मक तत्व की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिन कोलेदा ने। किसने? पॉलिन कोलेदा ने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एक एक कूटात्मक तत्व की जो है अवधारणा का प्रयोग किया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जाति का मानक नहीं है? तो कौन सा जाति का मानक नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिर्विवाह। बहिर्विवाह एक प्रथा, नियम अथवा चलन जिसके अनुसार एक व्यक्ति को स्थानिक रूप से परिभाषित एवं अनुमोदित संबंधों की परिधि जैसे परिवार, गोत्र, प्रजाति आदि के बाहर विवाह करना आवश्यक होता है। यह अंतर्विवाह की प्रथा के ठीक विपरीत चलन है। भारत में इस नियम के अनुसार एक व्यक्ति को अपने वंश अथवा गोत्र समूह में विवाह करना निषिद्ध एवं अनुचित जो है माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे सूची नंबर 1 दिया गया है और सूची नंबर 2 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि ए का 2 से, बी का 4 से, सी का 1 से और डी का 3 से। आइए मिलान कर लेते हैं। शुचिता और प्रदूषण में विरोध, यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा लुईस ड्यूमा से। प्रधान जात, यह किससे हो जाएगा? प्रधान जात हो जाएगा हमारा एम श्रीनिवास से। किससे? एम श्रीनिवास से। जनजात जाति कृषक निरंतरता, यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा सुरजीत सिन्हा से। और जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विशेषण, यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा मैकिंग मैरियट से। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। शुचिता और प्रदूषण में विरोध हो जाएगा लुईस ड्यूमा से। प्रधान जात हो जाएगा एम श्रीनिवास से। जनजात जाति कृषक निरंतरता हो जाएगा सुरजीत सिन्हा से। और जात का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विशेषण यह हो जाएगा मैकिंग मैरियट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पे सूची नंबर 1 में जात की व्याख्या लिखी गई है और सूची नंबर 2 में विद्वान का नाम लिखा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 4 से, बी का 3 से, सी का 2 से और डी का 1 से। आइए मिलान कर लेते हैं। जात एक बंद व्यवस्था है। जात एक बंद व्यवस्था है, किसके अनुसार है? तो यह जो है मैक्स वेबर के अनुसार है। बंद अवयवी अस्थिरीकरण, यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा फ्रेडरिक बेली से। किससे? फ्रेडरिक बेली से। पूर्णतः कठोर वाले का चरम रूप जात का प्रकार है, यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा गुरनार मेडर से। और अस्तरण की बजाय पदक्रम की अभिव्यक्ति को जात कहते हैं, यह हो जाएगा हमारा लुईस ड्यूमा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग के लाभ कहां से आते हैं? तो कहां से आते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
हैं तो यह जो है कामगारों द्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्यों के द्वारा, यानी कि एक मार्क्सवादी अवधारणा जिसके अनुसार माना जाता है कि मजदूर के श्रम से पैदा होने वाले संपूर्ण मजदूरी का लाभ जो है श्रमिकों को नहीं दिया जाता है, अपितु उसके अंश को उद्योगपति जो है अपने लाभ में समायोजित कर लेते हैं। श्रम का यह अंश ही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। यह अतिरिक्त मूल्य जो है मजदूर के शोषण का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरण को सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक प्रतिफलों के असमान विभाजन की तरह देखा है? तो किसने देखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वेबर ने। किसने? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरण को सामाजिक प्रतिष्ठा और भौतिक प्रतिफलों के असमान विभाजन की तरह देखा है। आइए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए जो है कूट है उनका प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे सूची नंबर 1 दिया गया है और सूची नंबर 2 दिया गया है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 2 से, बी का 1 से, सी का 4 से और डी का 3 से। आइए मिलान कर लेते हैं। उपभोग विन्यास पर और आधारिक समूहों में पुरुषों का सामाजिक पद, यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा मैक्स वेबर से। किससे हो जाएगा? यह मैक्स वेबर से हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों एवं कामगारों के अतिरिक्त अन्य वर्ग एवं स्तर भी होते हैं, यह किसके अनुसार है? तो यह हो जाएगा हमारा 1 से, यानी कि किंग्सले डेविस विल्बर्ट मूर से। सी है हमारा उपलब्धि उत्प्रेरणा के माध्यम से प्रस्थिति पाना, यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा 4 से, यानी कि बेसोलॉस्की से। किससे? बेसोलॉस्की से। और हमारा डी है शोषण के माध्यम से अतिरिक्त, क्या है? शोषण के माध्यम से जो है अतिरिक्त मूल्य का विनियोजन, यह किससे हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा कार्ल मार्क्स के से। किससे? कार्ल मार्क्स के। तो आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कथन क्या है? कथन है मरुमकथयम प्रथा में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विरासत मिलती है? तो किसके माध्यम से विरासत मिलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माता के। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित यह प्रथा मातृवंशीय समाज का एक अंश है जिसमें विरासत माता के माध्यम से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग में है जो सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मातृ स्थानिकता। मातृ स्थानिकता या इसमें दिया गया है स्वशासित बहुपत्नी विवाह, या जो है स्वशासित बहुपत्नी विवाह से नहीं होगा, बल्कि यह जो मातृ स्थानिकता है यह वधू के माता पिता वंश के परंपराक्रम में होता है। कहाँ पे होता है? वधू के माता पिता के वंश परंपराक्रम में होता है। और ये बाकी और ये जो 3 है ये जो है सही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पे सूची नंबर 1 में दिया गया है धर्म के उद्भव संबंधी सिद्धांत और सूची नंबर 2 में उसके प्रवर्तक का नाम दिया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 3 से, बी का 4 से और सी का 1 से। ठीक है, तो आइए मिलान कर लेते हैं। जीववाद यह किससे हो जाएगा? जीववाद हो जाएगा टायलर से। किससे? जीववाद हो जाएगा टायलर से। प्रकृतिवाद किससे होगा? तो प्रकृतिवाद हो जाएगा मैक्स मूलर से। किससे हो जाएगा? तो यह मैक्स मूलर से हो जाएगा। प्रकार्यात्मक किससे होगा? तो प्रकार्यात्मक हो जाएगा हमारा मैलोनोवस्की से। किससे? मैलोनोवस्की से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आइए सॉल्व करते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है में मात्र स्थानीय आवास के अंतर्गत, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट है पत्नी को पति के पिता के घर में रहना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है माँ को दामाद के घर में रहना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है पति को पत्नी की माँ के घर में रहना पड़ता है। और चौथा पॉइंट है कि पिता को पुत्र वधू के घर में रहना पड़ता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, यानी कि माँ को दामाद के घर में रहना पड़ता है। मात्र स्थानीय आवास के अंतर्गत माँ को दामाद के घर में रहना पड़ता है। जब जो है विवाहिक दंपति वधू के माता पिता अथवा उसके स्वजनों
परिजनों के साथ या समीप रहते हैं तब ऐसे परिवार को मात्र अस्थानीय परिवार कहा जाता है। मात्र सत्तात्मक और मात्र अस्थानीय परिवार भारत में खासी, गारो, नायर आदि समाजों में पाए जाते हैं। इन समाजों में बच्चे अपने परिवार का नाम माता से ग्रहण करते हैं, ना कि पिता से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पे सूची नंबर 1 दिया गया है और ये सूची नंबर 2 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 1 से और डी का 2 से। आइए मिलान कर लेते हैं अपन। मातृ पितृ संबंधी, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है समाज पूर्वज से। किससे? यह समाज पूर्वज से संबंधित है। आधुनिक परिवार किससे है? आधुनिक परिवार है सीमित श्रेणी वाली नातेदारी से। किसे? सीमित श्रेणी वाले नातेदारी से। सामाजिकरण किससे है? सामाजिकरण है पारिवारिक प्रकार से। किससे? पारिवारिक प्रकार से। और मातृ अधिकार किससे है? यह जो है मामा से। एक बार फिर से देख लेते हैं। मातृ पितृ संबंध किससे है? यह समाज पूर्वज से है। आधुनिक परिवार किससे है? यह सीमित श्रेणी वाली नातेदारी से है। सामाजिकरण किससे है? यह पारिवारिक प्रकार से है। और मातृ अधिकार किससे है? तो यह मामा से है। तो आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर अगला 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से किस समुदाय में मातृ वंश परंपरा मनाने वाले नातेदारों के समूह का उदाहरण मिलता है? किसमें मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खांसी में। कहां पे? खांसी में। मातृवंशी परिवार में वंश परंपरा मां के नाम से चलती है और मां से पुत्रियों के वंश का जो नाम होता है वह मिलता है। मालाबार के नायरों तथा खासी जनजाति में प्रथा यह पाई जाती है। जो यह प्रथा है यह किस जनजाति में पाई जाती है? यह प्रथा मालाबार के नायरों तथा खासी जनजाति में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंधियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के बीच अंतःक्रिया को प्रतिबंधित करने वाले औपचारिक नियमों में परिचालिक संबंधों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिहार संबंध कहा जाता है। जब दो संबंधियों के बीच संबंधों का निर्वाह इस तथ्य पर निर्दिष्ट होता है कि उनकी पारस्परिक अंतःक्रिया में प्रथमतः आमने सामने के संबंध व्यवहारिक स्तर पर प्रकट ना हो तो ऐसे संबंधों को परिहार की श्रेणी में गिना जाता है। टायलर ने परिहार का कारण निषिद्ध यौन संबंध का माना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 1873 में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य में अवस्थित निराकार पूंजी वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना। ज्योतिराव फूले ने 1863 में, किन्होंने? ज्योतिराव फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। फूले सांस्कृतिक हिंदूवाद के विरुद्ध थे। यथार्थ में यह ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था तथा यह एक प्रकार की सांस्कृतिक क्रांति थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, सामाजिक स्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत ने सामाजिक स्तरण को प्रतिफल तंत्र जिसके फलस्वरूप सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन होता है के रूप में व्यक्त करने पर बल नहीं दिया। और पॉइंट नंबर 2 है, जहां तक सार्वजनिक नीतियों का संबंध है सामान्यतः समाजीकरण स्तरण की प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है क्योंकि ये यथार्थपूर्वक स्थिति को समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कौन सा? केवल 2। ठीक है, यानी कि डेविस और मूर के अनुसार, किसके अनुसार? डेविस और मूर के अनुसार कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है। सभी समाजों में स्थिरीकरण इसलिए पाया जाता है कि प्रत्येक समाज यह अनुभव करता है कि सामाजिक संरचना में व्यक्तियों का कोई ना कोई स्थान निश्चित होना चाहिए तथा विभिन्न पदों को प्राप्त करने की प्रेरणा उन्हें दी जानी चाहिए। इस प्रकार सामाजिक विषुवता समाज में अचेतन रूप से विकसित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सभ्यता मूलक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग होता है? किन अवधारणाओं का प्रयोग होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाव प्रवण और विचार प्रवण संस्कृति का। सोरोकिन के अनुसार क्या है? सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी पेंडुलम की भांति एक स्थिति में दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है। सोरोकिन ने प्रमुख रूप से 2 संस्कृतियों यानी कि भावात्मक एवं चेतनात्मक का उल्लेख जो है किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
वह कौन सा महाराजा था जिसके संरक्षण में महाराष्ट्र में दलित आंदोलन फला फूला? तो वह कौन से महाराज थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्हापुर के महाराजा। कौन थे? कोल्हापुर के महाराजा। 19वीं सदी के मध्य भाग में जो है महाराष्ट्र में दलित आंदोलन का शुभारंभ हुआ। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी ने इस आंदोलन में जो है सहयोग दिया था। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाश्चात्य समाजों में महिलावाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार के चलते उपजे विभिन्न वैचारिकी पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा है। यानी कि पाश्चात्य समाजों में महिलावाद जो है या महिलाओं के प्रति समाज में व्यवहार के चलते उपजे विभिन्न वैचारिकी पक्षों को संजोने वाले व्यापक शब्द के रूप में उभरा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम आपसे अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।